हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अपना केवीएस टीजीटी साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम डेट आ गई है, पर आप लोग डरिए मत, डरने से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे आपको जो मैं लेक्चर दे रही हूँ, आपको 30 जन तक यानी 30 जनवरी तक आपको सारे लेक्चर मैं प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद जो हमारे पास 12-13 दिन बचेंगे, उसमें हम भर भर के प्रैक्टिस कर लेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो भी होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आप पढ़ते जाइए। मैं आपको 2-2 लेक्चर करके भी यहाँ पे दे दूंगी। तो अब देखिए, यहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक है, यहाँ पे हम लाइव प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे थे। तो इसमें हमने जो है डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन जो है उसको डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, एक तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन और एक हमारा बचा है एक्सक्रीशन। तो इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे आज। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आता हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे देखिए, हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले फूड जो है हमारा डाइजेस्ट हुआ, मतलब फूड को हम इंटेक किए, डाइजेस्ट हुआ, फिर वहाँ से क्या हुआ, रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा एनर्जी बनी। तो अब मान लीजिए, जब हम सांस लेते हैं तो O2 हमारे लंग्स में है, लेकिन जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हर एक सेल को O2 की ज़रूरत पड़ती है। तो उस O2 को, उस ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाना भी तो ज़रूरी होता है। तो अगर मान लीजिए वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर है, लेकिन वो डिफरेंट सेल तक नहीं पहुँच रही है, फिर इसका कोई भी फायदा नहीं होगा, यानी हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। यानी उस ऑक्सीजन को हमारे अलग अलग सेल तक पहुंचाने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। तो फ्रेंड्स, हम जो होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइव प्रोसेस। जो हमारे लाइव, ये तो मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ लाइव प्रोसेस क्या है। अगर आप वीडियो नहीं देखें पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू करिएगा। अब यहाँ पे विच अलाउज यूजफुल सब्सटेंस सच एज ऑक्सीजन, फूड, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वेस्ट एंड अदर सब्सटेंस इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या दे रहा है, मल्टी सेलुलर। अब जैसे हम लोग हो गए, प्लांट हो गए, यहाँ पे क्या है, मल्टी सेलुलर। तो फ्रेंड्स, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जो कि प्रॉपरली डेवलप ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। जबकि अगर हम बात करें यूनिसेलुलर की, जैसे हमारा अमीबा वगैरह हो गए, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो इसको आप याद रखना, यूनिसेलुलर में डिफ्यूजन के थ्रू होता है, लेकिन मल्टी सेलुलर में एक स्पेसिफिक और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन है क्या, हमारा जो भी यूजफुल सब्सटेंस है उसको, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फूड, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हो गए, उनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना है, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट तक उसको पहुंचाना हमारा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्ट करना उसका। तो अब देखिए, यहाँ पे हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यहाँ पे आते क्या क्या हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसमें सबसे पहले क्या आता है, हमारा ब्लड वेसल्स, ब्लड, हार्ट हमारा क्या होता है, पंपिंग आर्गन। तो यहाँ पे हम ब्लड वेसल्स, ब्लड, हार्ट, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे लेकिन देखते हैं हमारा ब्लड क्या होता है। यहाँ पे हमारा ब्लड क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्ट करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत होगी, और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ पे ब्लड, ब्लड वेसल्स, हार्ट, ये सब होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ब्लड के बारे में देखें, तो ब्लड हमारा क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन कैसा, फ्लूइड होता है। तो आप बताइए, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है, मैंने आपको टिश्यू वाले चैप्टर में बताया था। जो हमारा सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू होता है वो होता है हमारा बोन, क्या होता है, बोन। और हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है, यहाँ पे हो जाता है हमारा ब्लड। अब देखिए, हमारा जो ब्लड होता है वो रेड फ्लूइड होता है, यानी रेड कलर का होता है। और ये रेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो आरबीसी होती है उसके अंदर में क्या होती है, हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से ये कैसा होता है, रेड होता है। और फ्रेंड्स, इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट O2 एंड अदर यूजफुल एंड वेस्टफुल सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। तो इसको भी आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हमको यहाँ पे ब्लड की स्टडी करनी होती है तो हम कैसे करते हैं। अब हमको ब्लड के बारे में जानना है तो हमको ब्लड की स्टडी भी करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये हम यहाँ से कुछ ब्लड जो है इंजेक्शन के माध्यम से निकाल लेते हैं, और ये जो हमारा ट्यूब होता है, टेस्ट ट्यूब होता है, इसमें डाल देते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूज। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है, अब देखिए, जैसे आप देखते होंगे जब हम दूध से मक्खन अलग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसको ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद मक्खन हमारा ऊपर आ जाता है। तो वहाँ पर भी क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। उसी तरह से हमारे ब्लड को भी इसमें रख के उसके बाद इसको इस तरह से गोल गोल घुमाया जाता है। देखिए यहाँ पे गोल का सिंबल बना भी है, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे करके घुमा देते हैं, खूब तेज
गति में घुमा देते हैं, उसके बाद ये सेंट्रीफ्यूज हो जाता है। यानी जब ये सेंट्रीफ्यूज हो जाता है उसके बाद कुछ इस तरह से निकल के आता है हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या क्या आता है, ब्लड के जितने भी कंपोनेंट रहते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स हो गए, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी जो मैंने बात की ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है जैसे वाटर का होता है, आयंस का होता है, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट, वेस्ट, गैसेस, इन सब का जो है ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे होता है। तो फ्रेंड्स इन सब का पोर्टेशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा में घुल के। जैसे प्लाज्मा हमारा ब्लड का क्या होता है, ये एक लिक्विड वाला पार्ट होता है, प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट होता है। तो इसमें जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होनी रहती हैं वो इसमें घुल जाती हैं, उसके बाद डिफरेंट पार्ट तक वो सर्कुलेट कर दी जाती हैं। तो इस तरह से प्लाज्मा का फंक्शंस क्या हो गया, जितने भी ये यहाँ पे सब्सटेंस है इन सबका ट्रांसपोर्ट करना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्लाज्मा होता है ब्लड में 55% प्लाज्मा हमारा होता है, और जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होता है वो कितना होता है, 44% होता है। और फ्रेंड्स हमारा जो रेड ब्लड सेल्स होता है इसमें क्या होते हैं, आरबीसीज होते हैं, और उनके अंदर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। तो फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे ब्लड का ये जो कलर है ये कैसा है, रेड है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में जब भी कोई पैथोजन एंटर कर जाता है तो ये क्या करते हैं, ये एक एंटीबॉडी रिलीज करते हैं, और फिर वो एंटीबॉडी क्या करते हैं, उन वायरस बैक्टीरिया जो भी होते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। और जो हमारा प्लेटलेट्स होता है ये क्या करता है, ये ब्लड क्लॉट करने का काम करता है। जब भी हमें मान लीजिए कोई चोट लग जाएगी तो वहाँ पे आप देखेंगे थोड़े टाइम के बाद एक ब्राउन सा ऐसे परत सा बन जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है फ्रेंड्स प्लेटलेट की वजह से। यानी प्लेटलेट किसमें हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में। तो अब देखिए यहाँ पे फंक्शंस ऑफ ब्लड देख लेते हैं हम। तो फंक्शन ऑफ ब्लड में यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं, हमारा जो ब्लड होता है ये डिफरेंट फंक्शन शो करता है, जो कि अभी मैंने आपको डिस्कस भी कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा ट्रांसपोर्ट फंक्शन। तो यहाँ पे ब्लड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्ट फंक्शन क्या होता है, जो भी हम फूड को डाइजेस्ट किए हैं उसको भी हमको ट्रांसपोर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये प्लाज्मा, जो हमारा प्लाज्मा होता है, तो जो भी हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ है और जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाद में निकलते हैं, जैसे हम फूड को डाइजेस्ट किए, कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ ऐसी होंगी जो कि वेस्ट मटेरियल होंगी। तो उन वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करना होगा। तो एक्सक्रीट करने के लिए उनको एक्सक्रीटरी सिस्टम तक लाना पड़ेगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक लाना पड़ेगा। तो जैसे देखिए जो भी वेस्ट निकले हैं वो कहाँ पे होंगे, हमारे टिश्यूज में होंगे। तो टिश्यू से उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक लाना होगा। तो यहाँ पे लाने का काम कौन करते हैं, हमारे प्लाज्मा जो है हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को टिश्यू से एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक लाने का काम करते हैं। इसीलिए तो हम यहाँ पे क्या पढ़े, ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए यहाँ पे जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको किडनी के पास तक लाते हैं। जो भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको क्या करते हैं, लंग्स के पास ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी जो है हाइपोथैलेमस ने कोई भी हार्मोन्स सिक्रिएट किया, उसको टेस्टिस तक, ओवरी तक पहुँचाने का काम कौन करेंगे, हमारे प्लाज्मा। यहाँ पे हीट का ट्रांसपोर्टेशन भी प्लाज्मा के द्वारा होता है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स O2 जो होता है ऑक्सीजन, उसको लंग्स से हमारे जितने भी बॉडी पार्ट हैं उन तक पहुँचाने का काम किसका होता है, हमारी आरबीसी का। इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे एक इसका होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन भी। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन में यहाँ पे हम क्या देखते हैं, गार्ड्स अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो कि अभी मैंने आपको बताया। मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हमारे अंदर कोई भी पैथोजन एंटर कर गया तो ये जो हमारी WBC होती है ये रिलीज करती है एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी रिलीज करने का काम करती है। उसके बाद ये जो एंटीबॉडी होते हैं वो उस बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन को क्या करते हैं, किल करने का काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये भी बताया आपको, जो ब्लड क्लॉटिंग होता है ये किसके द्वारा होता है, प्लेटलेट्स के द्वारा होता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं, यहाँ पे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी। तो चलिए पहले इसके पहले आपको एक चीज़ और दिखाते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, ट्यूब। इस ट्यूब को हम क्या बोल देते हैं, ब्लड वेसल्स। यानी जैसे हमारा इस तरह से होगा, इसको हम ट्यूब या फिर ब्लड वेसल्स बोल देते हैं। तो अब यहाँ पे ब्लड वेसल्स में क्या क्या आता है हमारा, यहाँ पे आर्टरीज आती हैं, वेन्स और कैपिलरीज, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो हमारे आर्टरीज होते हैं वो क्या करते हैं, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। देखिए यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, कब अवे जा रहा, कब टुवार्ड हो रहा, क्या हो रहा, कैसे हो रहा, कुछ नहीं मतलब क्लियर नहीं हो पाता। तो मैं आपको बिल्कुल लॉजिकली अच्छे से बताते चलूंगी, तो आप इसको ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पे आर्टरी है, आर्टरी क्या करती है, वो ब्लड को कैरी करती है
अवे फ्रॉम हार्ट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से हार्ट बनाती हूँ, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से, तो जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, अवे फ्रॉम हार्ट। ये हमारा हार्ट है तो वो इस तरह से, यानी अवे ब्लड, जो भी यहाँ पे ब्लड है वो हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन तक लेके जाएंगी, यानी अवे फ्रॉम हार्ट। और जो हमारी वेन्स होती हैं, वेन्स क्या करती हैं, कैरीज ब्लड टुवार्ड ब्लड। टुवार्ड ब्लड का क्या मतलब हुआ, अब जैसे यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से होंगे, तो यहाँ पे ये इस तरह से लेके आएंगी, यानी ये ब्लड की तरफ लेके आएंगी, टुवार्ड ब्लड। तो इसको याद रखना, देखिए यहाँ पे मैंने ये हाईलाइट किया है, आप ऐसे याद रखना, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे। अगर आपको ये पता चल गया ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, यानी आर्टरी क्या करती है, ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाती है, तो एक तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, जो वेन्स होती है वो टुवार्ड द ब्लड लेके आती है, मतलब टुवार्ड द हार्ट ब्लड को लेके आती है। तो फ्रेंड्स क्या हो गया, हमारी जो आर्टरी होती है वो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती है, जबकि जो हमारी वेन्स होती है वो हार्ट के पास में लेके आती है ब्लड को। तो अब चलिए देखिए यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस वगैरह डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके पहले देखिए यहाँ पे कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं फ्रेंड्स, ये किस में हेल्प करती हैं, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। यानी यहाँ पे देखिए मैं आपको बताऊँ, जैसे देखिए ये हो गया हमारा ब्लड वेसल्स ट्यूब जो भी हो गया, तो यहाँ पे जो है इस तरह से यहाँ पे वेन्स वगैरह होंगी। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे टिश्यू हो गए हमारे, कुछ इस तरह से यहाँ पे टिश्यू हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, हमारे जो टिश्यू हैं यहाँ पे CO2, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सब होंगे। जो हमारा ब्लड है इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन से ब्लड कहाँ जाएंगे, हमारे टिश्यू के अंदर, और हमारे टिश्यू से ब्लड कहाँ आएंगे, हमारे इस वेसल्स के अंदर में आएंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से O2 जो है ब्लड यहाँ से जाएंगे हमारे टिश्यू के अंदर, और टिश्यू से CO2, नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ पे आएंगे, इस ब्लड के अंदर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैस। इसको कराने का कौन काम करता है, कैपिलरीज। तो ये जो कैपिलरीज होती हैं ये क्या करती हैं, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। तो अब देखिए यहाँ पे चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे इनमें डिफरेंस। तो सबसे पहले देखिए, ये तो मैंने आपको बताया ही, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। जो आर्टरीज होती है अवे फ्रॉम हार्ट, जो वेन्स होती है टुवार्ड द हार्ट, जो हमारी कैपिलरीज होती हैं वो जॉइंट्स वेन एंड आर्टरीज, ये दोनों को जोड़ने का काम करती हैं। यानी कैपिलरीज के माध्यम से ही हमारे वेन्स और आर्टरी ज्वाइन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो किसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, किसमें कम होती है, ये तो देखिए फ्रेंड, जो हमारी आर्टरीज होती है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इसमें ऑक्सीजन की अच्छी खासी मात्रा है, यानी इसमें ऑक्सीजन की मस्त मात्रा है, इसमें बहुत सारा ऑक्सीजन है, ये हम बोल सकते हैं। और जो हमारा वेन्स होता है इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो टिश्यूज होते हैं वहाँ पे क्या होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होगा। उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे ब्लड के साथ में हमारे हार्ट के पास लेके जाने का काम कौन करेगा, वेन्स। तो जो वेन्स होता है वो टुवार्ड द हार्ट लेके जाता है, तो वो इम्प्योर ब्लड को लेके जाता है। जो हमारी वेन्स होती है, जैसे हम ये भी पढ़ते हैं ना, हमारा जो वेन्स होता है उसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, जो हमारी आर्टरी होती है वो कैरी करती है प्योर ब्लड को। तो प्योर और इम्प्योर का मतलब क्या हुआ, प्योर का मतलब ये है कि जो हमारी आर्टरी है ये प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, इसका मतलब ये है इसमें ऑक्सीजन की अच्छी खासी मात्रा है। जबकि हमारी वेन जो है ये डीऑक्सीजनेट, यानी इसमें ये इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, यानी इसमें क्या है, इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, अगर जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है वो प्योर होगी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वो क्या होगी, इम्प्योर होगी। तो हमारी आर्टरी प्योर ब्लड को कैरी करती है, जबकि हमारी वेन्स क्या होती है, वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट ये आपको याद हो गया होगा, जो हमारी आर्टरी होती है अवे फ्रॉम हार्ट। अब यहाँ पे ये देखना है, हम यहाँ पर भी कंफ्यूज हो सकते हैं, किसमें ऑक्सीजनेटेड होगा और किसमें डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप एक लेटर से याद रख सकते हैं इस तरह से, देखिए ये ए फॉर अवे, ए फॉर ओ, सॉरी ए फॉर ओ नहीं, जैसे यहाँ पे देखिए ए फॉर अवे, ओ फॉर ऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ पे आप एक टर्म बोलिए, क्या बोलेंगे, आओ 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 आओ, यानी आ ओ, ए ओ यानी आ ओ। अब यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, जो अवे लेके जाएगी, या फिर ऐसे ही याद कर लीजिए, आओ यानी ए फॉर आर्टरी, ओ फॉर ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पे इस तरह से अगर आप केवल आर्टरी को याद कर लेते हैं, वेन तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आ ओ।
अगर देखिए आप इस तरह से आओ लिखेंगे तो क्या होगा, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम हार्ट, ए फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको बहुत पसंद आया होगा और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। जब भी आपको कन्फ्यूजन लगे आप तुरंत याद रखना आओ, याद आओ, हमको याद आओ, यानी ए ओ, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम हार्ट, ओ फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए फ्रेंड्स वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। और जो हमारा कैपिलरीज होता है इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 एंड O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है, कैपिलरीज के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, आर्टरीज में हाई होता है और यहाँ पे क्या होता है, लेस होता है आर्टरीज के अपेक्षा। यहाँ पे क्या होता है, लेसर देन आर्टरीज, और यहाँ पे क्या होता है, मीडियम होता है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे प्रेशर का क्या कॉन्सेप्ट है, यानी ऐसा क्यों है कि प्रेशर आर्टरी में ही ज़्यादा है, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि प्रेशर वेन्स में ज़्यादा हो जाता। तो देखिए फ्रेंड्स जितना भी लॉजिक बता रही हूँ बस ध्यान से सुनते जाइए, आप इनमें से किसी भी पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड क्या करता है, ब्लड जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट क्या करता है, हार्ट हमारे ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स पंप कैसे करता है, अब मैं तो सामने हूं नहीं कि करके दिखा सकूं, तो आप खुद फील करिएगा। देखिए हमारा जो हार्ट होता है, मैं आपको इसका जो है पिक शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, वहां पे देखना किस तरह से, तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे प्रेशर हाई क्यों होता है। जो हमारा ब्लड होता है, आप जैसे अपना 5 उंगली मिलाइए ऐसे, उसके बाद ऐसे झटके से खोलिए तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ प्रेशर लग रहा है। यानी जब हमारा हार्ट पंप करता है तो एक झटके से पंप करता है, जब वो पंप करता है एक झटका सा लगता है ऊपर। तो जब हमारे हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाना है तो आर्टरी यूज होती है। तो जब ब्लड ऐसे पंप करेगा तभी तो वहाँ से ब्लड जो है वो निकलेगा स्पीड से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर प्रेशर यहाँ पे जब वो तेज़ी से ऐसे पंप करेगा तो प्रेशर हाई होगा। और यहाँ जो वेन्स होता फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रेशर उतना हाई नहीं होता है। लेकिन अब देखिए इसको कनेक्ट करिए आप वॉल से, अगर यहाँ पे प्रेशर हाई होगा तो क्या होना पड़ेगा फ्रेंड, जो हमारी वॉल्स होती हैं आर्टरी की वो क्या होंगी, थिक होंगी। आप इस प्रेशर को और वॉल को कनेक्ट करिए। अगर देखिए अब ब्लड पंप कर रहा है, झटके से पंप कर रहा है, तो वहाँ पे हाई प्रेशर लग रहा है। तो हाई प्रेशर अगर लगेगा तो उसके वॉल को क्या होना पड़ेगा, मोटा होना पड़ेगा, थिक होना पड़ेगा। अगर ये थिन होगा तो जैसे ही ब्लड ऐसे पंप करेगा, झटका लगेगा, वो फट जाएगा। तो वो मतलब फटे ना, आसानी से ब्लड हमारा पंप कर सके, इसके लिए क्या होना पड़ता, हमारी आर्टरीज की वॉल को थिक होनी पड़ती है। और क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि आर्टरीज की वॉल क्यों थिक होती है तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, हाई होता है। प्रेशर हाई क्यों होता है, क्योंकि जब हमारा ब्लड ऐसे पंप करता है तो जो हमारा ब्लड है ऐसे तेजी से जो है वो बाहर की तरफ निकलता है, इसीलिए। तो आप इन सारे पॉइंट को कनेक्ट करना, फील करना, तो आपको ये कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए इस तरह से इसकी आर्टरी क्या हो गई, मोटी हो गई, और इसकी आर्टरी क्या है, पतली है, और इसकी क्या है, 1 सेल थिक, यानी यहाँ पे केवल सिंगल सेल ही है। अगर मान लीजिए यहाँ पे सिंगल सेल है तो यहाँ पे आप मान लेंगे डबल सेल है, और यहाँ पे 5 टाइम 6 टाइम मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वाल्व आता है, हमारा वाल्व। तो देखिए फ्रेंड जो हमारी आर्टरी होती है इसमें क्या होता है, वाल्व एब्सेंट होता है। जो हमारी वेन्स होती है उसमें वाल्व प्रेजेंट होता है, और जो हमारा कैपिलरीज होता है यहाँ पे एब्सेंट होता है। इसको भी आप याद रखना। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं किस किस तरह से यहाँ पे वाल्व का क्या फंक्शन है, इस वाल्व का फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ये जो हमारा ब्लड होता है उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। ये आपको समझ नहीं आया होगा तो आपको एक डायग्राम से अभी दिखाती हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये है हमारी वेन, ये है वेन, और ये क्या है, ये भी है वेन। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो हमारी वेन्स हो गई, यहाँ पे जो हमारी वेन्स होती है या तो ये हेल्दी होगी या तो डिजीज होगी। यहाँ पे इसका फंक्शन समझा सकूँ इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। देखिए अगर हमारी वेन जो है हेल्दी होगी तो वो क्या करेगी, जो ब्लड आएगा उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कराएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी, फ्लो कराएगी। तो ये वाल्व जो है, ये यहाँ पे एनिमेशन नहीं चल रहा, मैं आपको इसका एनिमेशन जब टेलीग्राम पे शेयर करूँगी तो आप इसको देख लेना किस तरह से वो वाल्व जो है ये फंक्शन करता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर की साइड में ऐसे खुल जाएगा, ब्लड ऊपर जाएगा, उसके बाद ये वॉल्व जो है क्लोज हो जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ से ये खुलेगी, ब्लड ऊपर जाएगा। इसका यहाँ पे बस आप इतना याद रखिए, जो यहाँ से ब्लड ऊपर जाएगा उसको ये दोबारा से नीचे नहीं आने देगी। यानी जो अपवर्ड साइड में ब्लड गए हैं उसका बैक फ्लो नहीं होने देगी, यानी जो भी ब्लड ऊपर गए उनको दोबारा से नीचे नहीं आने देगी। जो यहाँ पे हमारी ये वॉल्व होती हैं, और ये हो गई हमारी एक वॉल्व यहाँ पे। अब देखिए, अगर ये डिजीज्ड होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब ऊपर जाएगी ब्लड, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे केवल अपवर्ड डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ब्लड ऊपर भी जाएगा। तो ये जो है ये ऊपर भी जाती है, फिर नीचे भी आ जाती है, ऊपर भी जाती है, फिर से नीचे आ जाती है। तो इस तरह से हमारा जो ब्लड होता है वो दोनों डायरेक्शन में मूव करता रहता है, जो कि ये अच्छा नहीं होता है। अगर ब्लड दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो इम्प्योर ब्लड होगा वो हमारे हार्ट तक पहुंचेगा ही नहीं। तो अगर वो हमारे हार्ट तक पहुंचेगा ही नहीं तो ये क्या होगा, ये अच्छी बात थोड़ी ना होगी, ये तो गलत बात होगी। तो यहाँ पे क्या है, ये जो हमारी वॉल्व होती है ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है ब्लड के। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आए तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब चलिए यहाँ पे देखिए डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इसका फंक्शन लास्ट में, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो हमारा आर्टरी क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट्स ब्लड पंप बाय हार्ट, यानी जो हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे सेल्स तक। ये क्या करता है, कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। और जो फ्रेंड्स हमारा वेन होता है वो क्या करता है, रिटर्न्स ब्लड टू हार्ट, यानी जो भी हमारे सेल्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वेन में आती है वो क्या करती है, वो उसको हार्ट तक पहुँचाती है। और ये क्या कैरी करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारी कैपिलरी होती है ये क्या करती है, कैपिलरीज क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 एंड न्यूट्रिएंट्स विद सेल्स, पिकअप CO2 एंड वेस्ट फ्रॉम सेल। ये क्या करते हैं, हमारे सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को भी यहाँ से लेते हैं। तो अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट अपना, यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो एक बार इस पर नज़र मारिए, अभी मैं आपको इसको इसमें समझाती हूँ। तो देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये है हमारा हार्ट, ये क्या है, ये है हमारा हार्ट। और यहाँ से ये जो निकल रही हैं, ये जो वेसल्स हैं यहाँ पे, ये क्या है, एओर्टा। क्या है, एओर्टा। तो फ्रेंड्स ये एओर्टा क्या करती हैं, ये सबसे पहले देखिए ये जो हमारी एओर्टा होती है ये लार्जेस्ट आर्टरी, अभी हमने आर्टरी पढ़ा ना, तो ये जो एओर्टा होती हैं ये लार्जेस्ट आर्टरी होती हैं। और फ्रेंड्स ये क्या करती हैं, ये कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरीज ऑक्सीजनेटेड। तो ये क्या करती हैं, ये हमारे हार्ट से जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से कैरी करने का काम करती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, रिच होगा। तो यहाँ से जो होता है, यहाँ से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको यहाँ पे कैपिलरीज के पास में कि एओर्टा पहुँचा देंगे। अब ये जो हमारी कैपिलरीज हैं ये लेके जाएंगी हमारे सेल्स तक, उस ब्लड को पहुँचा देंगी। मतलब उस ब्लड में क्या होगा, O2 होगा, ऑक्सीजन होगा। तो जब उस ब्लड को हमारे सेल्स तक पहुंचाएंगी तो हमारी सेल्स क्या करेंगी, वहां से ऑक्सीजन को ले लेंगी और हमारे सेल्स के पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये कैपिलरीज को दे देती हैं, ऑक्सीजन को ले लेती हैं कैपिलरीज से और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स हमारी वापस से कैपिलरीज में डाल देती हैं, उसको दे देती हैं। अब ये जो हमारा कैपिलरीज होता है ये क्या करता है फ्रेंड्स, यहाँ से फर्दर ये उस जिसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी उसको हम बोल सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो पहुंचा देती हैं कहाँ पे, वेना केवा में। अब ये वेना केवा क्या होता है, लार्जेस्ट वेन। जिस तरह से एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी, उसी तरह से वेना केवा क्या है, लार्जेस्ट वेन होती हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे कैपिलरीज द्वारा यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुँचा दिया गया है। अब ये जो हमारी वेना केवा है ये क्या करेंगी, ये उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट के पास तक पहुंचा देती हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको ऊपर हार्ट, ये यहाँ पे हमारा लंग भी दिख रहा है और ये है हमारा हार्ट। तो हमारा जो हार्ट होता है और जो हमारा लंग होता है ये दोनों कोऑर्डिनेटेड मैटर में काम करते हैं। अब आप बोलेंगे ये क्या है,
तो अब देखिए जैसे हम यहाँ पे क्या पढ़े, एक बार हम पढ़े हैं डाइजेशन, एक बार पढ़े हैं रेस्पिरेशन, फिर यहाँ पे पढ़े हैं सर्कुलेशन। तो ये जैसे हम इसको अलग अलग करके इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम इसको ईजिली इसकी स्टडी कर सकें। लेकिन फ्रेंड्स ये जो सारी प्रोसेस होती हैं ये कंटिन्यू होती रहती हैं। हमारी बॉडी ये नहीं देखती है कि पहले डाइजेशन होगा, हम उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रेस्पिरेशन करेंगे कंप्लीट, उसके बाद सर्कुलेशन करेंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन, सर्कुलेशन, यहाँ पे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सब कुछ साथ साथ चलता रहता है। यानी सारी प्रोसेस हमारी बॉडी में कंटिन्यू होती रहती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो लंग होता है और हार्ट, ये दोनों मिलकर कैसे काम करती हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले क्या होता है, अब हम जब सांस लेते हैं तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है। अब जब ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर गई तो ऐसा तो है नहीं कि वो अब हमारे लंग्स में रहेंगी ही, कि उस ऑक्सीजन को हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट तक, डिफरेंट सेल तक पहुंचाना होगा। तो अब हमारे लंग्स के पास इतनी औकात नहीं होती है कि वो उस ऑक्सीजन को हमारे डिफरेंट सेल तक पहुंचा सकें। और ये ऑक्सीजन हम क्यों लेते हैं, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा, क्योंकि हमको एनर्जी बनानी होती है। तो जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, अपने लंग्स के अंदर में लेते हैं, तो हमारी लंग्स में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस ऑक्सीजन को हमारे डिफरेंट सेल तक पहुंचा सकें। तब ये क्या करती हैं, ये हमारे हार्ट से रिक्वेस्ट करती हैं कि हार्ट भैया आप एक काम करो, जो मेरे अंदर ये ऑक्सीजन है इसको हमारे डिफरेंट सेल तक पहुंचा दो। तो हार्ट बोलता है ठीक है। तो यहाँ से अब ऑक्सीजन को जो हार्ट तक जो लंग्स से इस ऑक्सीजन को हार्ट तक लेके आती हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, पल्मोनरी वेन। अब ये पल्मोनरी क्यों बोलते हैं, तो फ्रेंड्स ये पल्मोनरी वर्ड हमेशा लंग के लिए यूज होता है। तो हमारे लंग्स के लिए क्या यूज होता है, पल्मोनरी वर्ड। जिस तरह से हमारे हार्ट के लिए क्या यूज होता है, कार्डियक वर्ड। तो मतलब ये एक टर्मिनोलॉजी होती है, तो इसको आप समझिए। तो यहाँ पे देखिए पल्मोनरी वेन होती हैं जो ये क्या करती हैं, ये लंग से हार्ट तक इस ऑक्सीजन को लेके जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब तक मैंने आपको जो भी बताया, यहाँ तक आपको सब कुछ लॉजिकली समझते जाना था। बाकी ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं था जो आपको कंफ्यूज कर सके। अब यहाँ से एक कंफ्यूजन यही आती है, ये ज़्यादातर मोस्टली लोगों को पता ही होता है, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, अगर समझ नहीं पाते हैं तो रट लेते हैं। क्या रट लेते हैं कि जितनी भी आर्टरी होती हैं उनमें शुद्ध ब्लड जो है वो फ्लो करता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। लेकिन एक ऐसी जो है आर्टरी है जिनमें इम्प्योर ब्लड जो है वो फ्लो करता है। इस तरह से हम रट लेते हैं, लेकिन रटिए नहीं, समझिए। देखिए यहाँ से जो हमारा लंग्स है, यहाँ से ऑक्सीजन को जो लेके आती हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी वेन। तो हमको ये पता है वेन हमारी जितनी भी होती है उनमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि अब हम सांस लिए हैं तो हमारे लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन है। उस ऑक्सीजन को हमारे हार्ट तक पहुंचाने के लिए पल्मोनरी वेन जो है यूज होते हैं। यहाँ पे पल्मोनरी वेन ही उस लंग्स से हमारे ऑक्सीजन को हमारे हार्ट तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन यहाँ पे हो जाता है कि पल्मोनरी वेन क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आएगा तो एओर्टा द्वारा यहाँ पे कैपिलरीज से वेना केवा से दोबारा से हार्ट में आ गया। अब ये इम्प्योर ब्लड जो हार्ट में आ गया, अब हार्ट क्या बोलेगा कि अब यहाँ पे इम्प्योर ब्लड आया, यानी उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट क्या करता है, दोबारा से ये इस यहाँ पे आर्टरी के द्वारा वापस से लंग में भेज देता है, लंग्स में हमारे भेज देता है। तो यहाँ पे जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेके जाती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लड फ्लो करता है वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, यानी इसमें क्या है, CO2 की मात्रा ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स आई होप आप अभी तक यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। आप ये डायग्राम भी थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पे आपको बस एक जगह कंफ्यूज हो सकते हैं आप, पल्मोनरी वेन एंड आर्टरी में। आप ये सोचेंगे इधर वेन क्यों, इधर आर्टरी क्यों, तो फ्रेंड्स अब इसका नाम यही रख दिए, तो अब यहाँ पे मैं कुछ कर ही नहीं सकती। तो आप बस इतना याद रखिए कि यहाँ पे पल्मोनरी वेन है, यहाँ पे आर्टरी, ये दोनों एक्सेप्शन है। बाकी अभी तक कुछ भी हमको कंफ्यूज करने वाला नहीं मिला। फ्रेंड्स मैं इसको इसलिए इतना आराम से पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये जो हार्ट होता है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है कुछ लोगों को। तो आप लोगों को ये डिफ़िकल्ट ना लगे इसलिए मैं इसको इतना आराम से बता रही हूँ। थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो होता ही है बट कोई नहीं, इजी है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है हमारा हार्ट।
यहाँ पे ये एनिमेशन होना चाहिए था, पंप करना चाहिए था, पर नहीं कर रहा। मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, वहाँ से देख लेना ये कैसे किस तरह से पंप करता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बार इस पर नज़र दौड़ाइए, क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, सेप्टम हो गया, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, राइट वेंट्रिकल। तो अब चलिए यहाँ पे देखिए, तो देखिए आवर पंप द हार्ट। अब यहाँ पे हम हार्ट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा एक रफली डायग्राम है, कुछ इस तरह से है हमारा हार्ट। तो अभी हमने देखा यहाँ पे क्या क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल होता है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, हमारा जो हार्ट होता है इसमें दो पार्ट हो गए, एक हो गया लेफ्ट साइड, एक क्या हो गया राइट साइड, एक लेफ्ट एक राइट। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा हार्ट होता है इसमें कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ये तो सबको पता है, यहाँ पे कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए, हमारे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में किधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, किधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब किधर कौन सा ब्लड फ्लो करता है। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रिक, इधर क्या है हमारा, ये है लेफ्ट साइड, ये क्या है हमारा इधर राइट साइड। तो देखिए जो हमारा लेफ्ट साइड होता है, यानी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, यहाँ पे कैसा ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो हमारा राइट एट्रियम या फिर राइट वेंट्रिकल होता है, यहाँ पे क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो अब यहाँ पे आप इसको याद कैसे रखेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए लेफ्ट और लेफ्ट साइड क्या है, ऑक्सीजनेटेड, क्या हो गया लो। अब इधर क्या हो गया, राइट साइड हो गया, और क्या हो गया यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड, यानी आरडी लो। या तो इस तरह से याद कर लो, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं ऐसे मिला के, लॉर्ड मीन्स भगवान। तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉर्ड, एल फॉर लेफ्ट, ओ फॉर ऑक्सीजनेटेड यानी लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड, आर फॉर राइट, डी फॉर डीऑक्सीजनेटेड यानी राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे फ्लो करेगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा हार्ट होता है, ये क्या होता है फ्रेंड्स, मस्कुलर आर्गन होता है। तो अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई बोन है, यहाँ पे कोई बोन्स वगैरह है नहीं है। ये यहाँ पे जो भी हमारा ये हार्ट होता है, ये सारा ही मस्कुलर आर्गन होता है, यहाँ पे कोई भी ब्लड प्रेजेंट नहीं होता। तो इसीलिए हमारा हार्ट क्या हो गया, मस्कुलर आर्गन हो गया। और फ्रेंड्स जो हमारा हार्ट होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, चेस्ट कैविटी में। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये जो हमारा यहाँ पे हार्ट होता, सॉरी ये जो हमारा लंग्स होते हैं, जो ये हमारे लंग्स होते हैं, तो यहाँ पे ये थोड़े ये ऐसे दबे से रहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए हम बोल देते हैं। और यहाँ से हमारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम के नीचे क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी होती है। तो इसी रीजन को तो हम चेस्ट बोलते हैं। तो हार्ट हमारा यहाँ होता है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है वो चेस्ट कैविटी में होता है। इसका पोजीशन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वैसे भी हमको पता होना चाहिए हमारा हार्ट कहाँ होता है। तो देखिए मस्कुलर आर्गन हो गया, लेफ्ट साइड सॉरी हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, एज बिग एज फिस्ट। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, जब आप मुट्ठी बंद करते हैं तो हार्ट हमारा कुछ इतना ही होता है। यानी वही बोल रहा कि जब हम अपने हाथ को एक मुट्ठी के आकार में करते हैं, यानी जब हम मुट्ठी बंद करते हैं तो क्या होता है, जितना साइज आता है हमारे हाथ का, कुछ इतना ही हमारे जो है हार्ट का साइज भी होता है। तो वही बोल रहा कि मुट्ठी जितना बड़ा ही हमारा हार्ट होता है। अब यहाँ पे एक्ट एज पंपिंग आर्गन जो हमारा हार्ट होता है, अब तक तो हम लोगों को पता चल ही गया ये किस तरह से जो है क्या काम करता है, पंप करने का काम करता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एट्रियम, वेंट्रिकल। तो अब आपने ऊपर जितना भी पढ़ा सब भूल जाइए। क्या भूल जाइए, अरे ऐसा नहीं, मतलब जैसे अब तक हमने ऊपर क्या क्या पढ़ा, सब कुछ हमने कनेक्ट करते हुए पढ़ा। अगर वो मोटा है तो क्यों है, वहाँ प्रेशर ज़्यादा क्यों है, तो ये सब हमने पढ़ा ना। लेकिन अब यहाँ पे आप ऊपर वाले को नीचे से कनेक्ट मत करना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखिए वहाँ पे हमारा क्या था, आर्टरी था, वेन था। चलिए मैं आपको बता देती हूँ आप कंफ्यूज कहाँ कहाँ हो सकते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, आर्टरी पढ़ा, वेन पढ़ा, कैपिलरी पढ़ा, ये सब। लेकिन अब हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, एट्रियम और वेंट्रिकल पढ़ना है। तो यहाँ पे मेरा कहने का बस इतना मतलब है, आप आर्टरी और एट्रियम
वेन और वेंट्रिकल में कंफ्यूज मत होना। देखिए अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये हमारा ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम, ये क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो एट्रियम है वो कहाँ पे है, अपर साइड में है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, यहाँ पे कितना चैम्बर है, 4 चैम्बर। ऊपर क्या है हमारा एट्रियम है, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट एट्रियम, राइट साइड है तो राइट एट्रियम। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम क्या बोल देते हैं, अपर चैम्बर। और जो हमारा वेंट्रिकल है ये नीचे की साइड में है तो हम इसको क्या बोल देते हैं, लोअर चैम्बर। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी एट्रियम होती है वो थिन वॉल्ड होती है और जो वेंट्रिकल होती है वो थिक वॉल्ड होती है। अब यहाँ पे मैं यही बोल रही थी कि अगर आपके दिमाग में एट्रियम और आर्टरी आया तो आप कंफ्यूज, आप सोचेंगे आर्टरी तो मैंने बताया था, क्या बताया था, आर्टरी हमारी मोटी होती है, वेन हमारी पतली होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एट्रियम हमारी पतली होती है और वेंट्रिकल हमारी थिक होती है। इसीलिए आप ऊपर से इसको कनेक्ट मत करना, अगर करना तो इस तरह से अच्छे से जो है अपने आप को एक बार क्लियर कर लेना ताकि कंफ्यूज मत होना। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये थिन कैसे होता है, ये थिक कैसे होता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये है हमारे हार्ट का डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, रुकिए कलर चेंज कर लूँ ताकि देखिए अच्छे से। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से हमारा जो है हार्ट, ये नीचे साइड में क्या हो गया, नीचे साइड में वेंट्रिकल हो गया, ऊपर साइड में क्या हो गया, एट्रियम हो गया। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से देखिए जो यहाँ पे ये आपको वॉल्स दिख रही हैं और यहाँ नीचे जो वॉल दिख रही है, यहाँ देखिए ये कितनी ये मोटी मोटी सी हैं, यही है वॉल। ये हमारी क्या है, ये है हमारी वेंट्रिकल और यहाँ पे जो है ये एट्रियम है। तो वेंट्रिकल की वॉल क्या है, यहाँ पे मोटी है। इस फिगर से एनालाइज करने की कोशिश करिए। ये जो हमारा वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल हमारा नीचे की साइड में है, तो यहाँ पे ये वॉल दिख रहा ना, देखिए वो ये वॉल कितना मोटा सा है। अब ये मोटा क्यों है, पतला क्यों है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ से देखिए ऊपर जो है वो पतला है, यानी हमारी एट्रियम की वॉल क्या हो गई, पतली हो गई, और जो हमारी वेंट्रिकल है उसकी वॉल क्या हो गई, मोटी हो गई। तो यही मैं आपको अभी यहाँ पे बता रही थी। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, जो एट्रियम होती है टू रिसीव ब्लड, यानी ये ब्लड को रिसीव करती है। जो वेंट्रिकल होती है ये क्या करती है, पंप द ब्लड, ये ब्लड को पंप करती है। पंप करने का क्या मतलब, ब्लड को ऊपर की तरफ धक्का लगा के ऊपर की तरफ फेंकती है, यानी नीचे से धक्का लगाती है तो जो हमारा ब्लड होता है वो ऊपर की साइड में पंप करता है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप टूथपेस्ट जो है उसको डेली निकालते होंगे, ब्रश करते होंगे जब, तो आप टूथपेस्ट को पीछे से दबाइएगा, उसका ढक्कन खोल देना, पीछे से दबाना तो क्या होगा, ऐसे देखना, ऐसे अचानक दबाना, वो फट से बाहर निकलेगा। यानी वो क्या होगा, जब आप पीछे से दबाएंगे आगे की तरफ निकल जाएगा। तो ऐसे हमारा जो ब्लड होता है, चलिए उसी फिगर से दिखाती हूँ। देखिए ये हो गया हमारा, ये यहाँ पे क्या है, एट्रियम है, नीचे क्या है हमारा, वेंट्रिकल है। तो फ्रेंड्स जब यहाँ पे ब्लड आता है, सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आता है, हमारे एट्रियम में यहाँ आता है। इसका मैं इसको ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको टेलीग्राम पे जो है इसका वो भेज दूंगी एनिमेशन, तो एक बार एनिमेशन को अच्छे से देख लेना, उसके बाद आके ये लेक्चर देखना। अगर ना समझ में आए तो फिर से जाके एनिमेशन देखना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब जब ब्लड यहाँ से आता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा एट्रियम है ये रिसीव कर रहा है, मतलब ब्लड आ रहा, वो आसानी से उसको रिसीव कर रहा है, तो उसको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, यानी इसीलिए इसका वॉल जो होता है वो पतला होता है। अब यहाँ पे जो हमारा वेंट्रिकल है, जब ब्लड आके यहाँ ऐसे ब्लड यहाँ पे भरता जाएगा, तो इस ब्लड को ऐसा तो है नहीं केवल हार्ट में रहेगा, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुँचाना भी तो होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे ब्लड आके भर जाएगा तो हमारा जो वेंट्रिकल होगा वो नीचे से धक्का लगाएगा, नीचे से जब वो जोर लगाएगा तो हमारा ये जो ब्लड है ये पंप हो जाएगा ऐसे जो है आउटसाइड, यानी हमारा वेंट्रिकल जो होता है ये ब्लड को पंप करता है। जब पंप करता है तो प्रेशर लगाता है, और प्रेशर लगाता है इसीलिए इसकी वॉल क्या होती है, मोटी होती है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एट्रियम अपर चैम्बर, वेंट्रिकल लोअर चैम्बर, एट्रियम की वॉल थिन होती है, वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है, और ये ब्लड को रिसीव करता है और ये ब्लड को पंप करता है। अब यहाँ पे देखिए एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बच जाता है हमारा, ये रिलैक्स व्हेन रिसीव ब्लड। तो अभी मैंने आपको बताया जो हमारी एट्रियम होती है वो ब्लड को रिसीव करती है, तो जब ये ब्लड को रिसीव करती है तो ये क्या होती है, ये रिलैक्स हो जाती है। तो फ्रेंड्स जब मतलब एट्रियम में ब्लड आया,
चलिए फिर से फिगर पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे एट्रियम में ब्लड आया, जब यहाँ ब्लड आया इन कैपिलरीज यहाँ आर्टरीज के द्वारा एट्रियम में ब्लड आया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्लड आ गई हमारे वेंट्रिकल में। तो जब यहाँ से ब्लड, जैसे देखिए मैं आपको कोई काम दूं, मैं बोलूँ ये मेरा पार्सल जो है फलाने के घर तक पहुँचा देना, तो आप जब उसको उनके घर तक पहुँचा दोगे तो आप क्या बोलोगे, ओ बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा कि मैंने मैम का ये सामान जो है पहुँचा दिया उनके घर तक जहाँ वो बोली थी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एट्रियम जो है इसको हमने जो है ब्लड दिया, हमने बोला भैया इसको आप वेंट्रिकल के पास पहुंचा देना। तो यहाँ पे जब ब्लड आया एट्रियम में तो ये जो है ब्लड यहाँ से फिर तुरंत वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब यहाँ जैसे मैं इतना आराम से बता रही हूँ, अब तक तो पता नहीं कितना ब्लड पंप हो चुका होगा। तो यहाँ पे क्या है, ब्लड आ गया वेंट्रिकल में। तो जब ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, एट्रियम हमारा रिलैक्स हो गया। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है, एट्रियम जो है ब्लड जब रिसीव करता है तो ये रिलैक्स हो जाता है। लेकिन अब हमारा जो वेंट्रिकल है इसका काम बढ़ गया, अब यहाँ पे ब्लड आ गया, तो ये ब्लड को अब इसका काम ये बढ़ गया कि इसको तो और किसी के घर पे पहुंचाना है, यानी इसको डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचाना है। तो अब हमारा वेंट्रिकल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी ये बाहर की तरफ निकलेगा। जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया टूथपेस्ट का, यही है, जब आप पीछे से दबाएंगे तभी वो आगे की तरफ निकलेगा। तो जब यहाँ से ब्लड जो है जब यहाँ से वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी हमारा ब्लड जो है वो ऊपर की साइड में फ्लो करेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता हमारा, व्हाई वी नीड चैम्बर इन द हार्ट, यानी हमारे हार्ट में इन चैम्बर्स की क्या जरूरत पड़ती है। जैसे हमने बोला अपर चैम्बर, लोअर, एट्रियम, वेंट्रिकल जो भी पढ़ा, तो यहाँ पे इन चैम्बर की जरूरत क्या होती है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड यानी जिसमें O2 की मात्रा ज़्यादा है, CO2 की मात्रा, वो दोनों मिक्स ना होने पाए, यानी हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिक्स ना होने पाए, इसलिए यहाँ पे जो है चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। मोर ऑक्सीजन विल बी सप्लाई टू द बॉडी ऑर्गन इन बेटर वे, मोर रेस्पिरेशन लीडिंग टू मोर एनर्जी प्रोडक्शन, यानी जितनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई होगी उतना ही ज़्यादा हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होगा, और जितना ही ज़्यादा रेस्पिरेशन होगा उतना ही ज़्यादा हमारे बॉडी में क्या होगा, एनर्जी प्रोडक्शन होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझाया। तो चलिए देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्या है। तो अब यहाँ पे हमको पंपिंग, जो हमारा ब्लड पंप करता है, इसका जो है प्रोसेस देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको ज़्यादातर बता ही दिया, तो एक बार देख लेते हैं क्विक रिवीजन। देखिए यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, हमारे हार्ट से लंग्स की तरफ CO2 को लेके जाती हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती हैं। और जो हमारा पल्मोनरी वेन होता है, ये हमारे लंग्स से हमारे हार्ट में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं। और यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पे ब्लड आता है, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर इधर से देखिए यहाँ पे जो सेप्टम होता है, ये क्या करता है, ये इस आरवी यानी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को यहाँ से डिवाइड करने का काम करता है। और यहाँ पे ये वेना केवा, जो कि मैंने आपको बताया था, ये जो है यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, ये फिगर जो है, यहाँ पे हमको वॉल्व की फंक्शनिंग समझनी है। तो देखिए एक बार यहाँ पे, अब हमारे हार्ट में क्या होते हैं, वॉल्व पे प्रेजेंट होते हैं। मैंने अभी आपको ये बताया था, कुछ इस तरह से होते हैं वॉल्व। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनका नाम वगैरह हमको नहीं करना, हमारे एनसीईआरटी में नहीं है तो मैं नहीं बता रही अभी। देखिए यहाँ पे क्या है, जब हमारा ब्लड आया, देखिए ये कैपिलरी है ना, इधर से ब्लड आता है। तो जब ब्लड आता है एट्रियम से होते हुए हमारे वेंट्रिकल में, यहाँ पे ये इंटर कर जाता है, और इधर से जो है, इधर से भी ब्लड आता है, हमारे राइट वेंट्रिकल में इंटर कर जाता है। अब फ्रेंड्स जब यहाँ पे जो हमारा ब्लड है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में इंटर करता है, तो ये जो वॉल होती है, देखिए अभी ये वॉल खुली हुई है, ब्लड जो है ये अंदर आया, लेकिन जैसे ही ब्लड यहाँ आएगा ये वॉल जो है ये तुरंत बंद हो जाएंगी। ये वॉल क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। जैसे ही वो ये वॉल बंद होती हैं, चलिए इसको मैं अभी आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आप लोगों से, मैं भूल गई पूछना, तो कमेंट करके ये बताइए, एग्जाम डेट सुनने के बाद की एग्जाम जो है वो 13-14 तारीख में होने वाला है, तो बताइए किसका हार्ट जो है वो धक धक कर रहा है। कमेंट करके जरूर बताना किसका हार्ट जो है धक धक कर रहा है। तो चलिए अब मैं जो है कंटिन्यू करती हूँ। अभी आप सोचेंगे ये क्या अटपटा सा क्वेश्चन है, तो चलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे
हमारा जुड़ा हुआ है कॉन्सेप्ट, तो ये मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो हमारा हार्ट यानी जब यहाँ पे पंपिंग हो रही है, एट्रियम से हमारा ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा, जब ये वॉल्व प्रेजेंट हो जब ये वॉल्व जो है क्लोज हो रहा है, बंद हो रहा है, तो यहाँ से एक साउंड आती है और उस साउंड को हम क्या नाम दे देते हैं, लब। अब यहाँ पे ये वाला लब मत समझ लेना कोई, यहाँ हमेशा यही वाला लब नहीं आता है। देखिए, जो हमारा हार्ट होता है, यहाँ पे जब इसकी वॉल्व बंद होती हैं, क्लोज होती हैं, तो यहाँ पे कैसी साउंड आती है, लब। तो अगर जिसने कमेंट में लिखा होगा कि मेरा हार्ट धक धक कर रहा है, तो आप लोग गलत हो। हार्ट जो है ये धक धक नहीं करता, हार्ट हमारा लब डब करता है, लब डब। जो हमारा हार्ट जब पंपिंग होता है तो वो वहाँ पे धक धक की साउंड नहीं आती, वहाँ पे लब डब की साउंड आती है, डब, DAB डब, ये वाला डब, लब डब, ये वाला साउंड जो है हमारे हार्ट से आता है। और फ्रेंड्स, ये वॉल्व क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे जो हमारे वॉल्व होते हैं वो प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यानी हमारा ब्लड जब एक बार नीचे आ गया, वो दोबारा से इसमें वापस जो है उसका बैक फ्लो ना होने पाए, तो इसको रोकने का काम कौन करता है, ये वॉल्व। अब देखिए यहाँ पे आगे ये जो है इसको हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कोई अलग प्रोसेस नहीं है, अभी हमने ऊपर जितना भी पढ़ा उसी का एक जो है यहाँ पे क्विक रिवीजन है। तो देखिए, अभी मैंने आपको ये बताया भी था, यहाँ पे अब ये फंक्शनिंग कैसे होती है। तो देखिए, ये जो हमारा लंग्स होता है, यहाँ पे क्या आता है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स के अंदर में चली जाती है। अब हमारे लंग्स में ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन को हमारे सेल्स तक पहुंचाना है, तो लंग्स जो है हमारा वो कैपेबल नहीं है कि वो ऑक्सीजन को डिफरेंट सेल तक पहुंचा सके। तो वो बात करता है हार्ट से, बोलता है भाई तू इस ऑक्सीजन को पहुंचा दे हर एक सेल तक। तो यहाँ से जो लंग्स होता है, यहाँ से जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लेफ्ट एट्रियम में लेके आती हैं। तो आप ये प्रोसेस ध्यान देते जाना कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं वो कहाँ पे आ रही हैं, लेफ्ट एट्रियम की राइट एट्रियम, यहाँ पे बस इतना सा ध्यान देना। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से ये जो हमारा वाल्व होता है ये खुल जाता है और ये आ जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब फ्रेंड्स, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, यहाँ से हमारा मेन आर्टरी निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एओर्टा। ये जो एओर्टा होती है ये भी मैंने आपको बताया था, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और फिर यहाँ से इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देती कहाँ पे, हमारे सेल्स तक, यानी हमारे बॉडी ऑर्गन में। अब हमारे बॉडी ऑर्गन में जो हमारी सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं और जो उनके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फिर से कैपिलरी में छोड़ देते हैं और ये यहाँ से ब्लड को दोबारा से फेंक देते हैं यहाँ पे हमारे वेना केवा में। वेना केवा यानी मेन वेना केवा, इसमें अब यहाँ पे क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी अब यहाँ पे क्या है, CO2 है, लेकिन यहाँ से जो ब्लड आ रहा था उसमें क्या था, O2 था, यानी ऑक्सीजन था। अब ये जो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं ये कहाँ पे आ जाएंगी, हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में। यहाँ से होते हुए कहाँ पे आ जाएंगी, राइट एट्रियम में, और ये वॉल्व जो है ये ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा और फिर से यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फिर से हमारे लंग्स के पास में यहाँ पे भेज दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आप याद रखना, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर से हमारे लंग्स में आ जाते हैं और इस तरह से हमारा रेस्पिरेशन सर्कुलेशन बराबर जो है चलता रहता है। तो हम जब फूड खाते हैं तो उसका डाइजेशन भी होता रहता है, रेस्पिरेशन भी होता रहता है, सर्कुलेशन भी, एक्सक्रीशन भी, सब कुछ साथ साथ सारी प्रोसेस होती हैं। बट यहाँ पे हम उसको ईजी करने के लिए अलग अलग पढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है चैम्बर इन हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट, यानी यहाँ पे जो एनिमल जिसमें बैकबोन होता है उसी को हम वर्टिब्रेट बोल देते हैं। यहाँ पे हमारा फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स ये सब होती हैं। बर्ड को हम एप्स भी बोल देते हैं। जो हमारी फिशेस होती हैं उनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स जो होती हैं इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स रेप्टाइल्स के केस में एक जो है यहाँ पे एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही हूँ, जो हमारा रेप्टाइल्स होता है उसमें क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा क्रोकोडाइल होता है उसमें क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जो कि रेप्टिलियंस का क्या है, एक्सेप्शन है। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बोल भी देते हैं, तो इसको आप याद रखना। जो क्रोकोडाइल होता है उसमें जो है 3 चैम्बर नहीं 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं हम लोगों के जैसे। तो अब देखिए यहाँ पे बर्ड और मैमल्स में क्या होते हैं, यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। यानी जिस तरह से हम में सर्कुलेशन होती है उसी तरह से बर्ड में भी होती है।
और जो यहाँ पे एम्फीबियन और रेप्टाइल्स हैं यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जो फिशेस होती हैं उनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होती हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये फिशेस, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स होती हैं, ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। अब ये कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, जो कि अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते। इसका क्या मतलब है, अब जैसे देखिए मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है। तो जब मान लीजिए पानी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाए, तो जो मछली है उसके बॉडी का भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अगर पानी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए तो जो मछली है उसकी बॉडी का भी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है। जैसे जैसे वो चेंज हो रहा वो भी चेंज हो रहा, वो घट रहा वो भी घट रहा, वो बढ़ा वो भी बढ़ा, यानी यहाँ पे क्या है, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। और जो हमारे बर्ड होते हैं, मैमल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल, यानी ये क्या करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख लिए, अभी हमारा जो ये सर्दी का मौसम है, तो यहाँ पे क्या है, कभी जो है 10 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर हमारे इन्वायरमेंट का, लेकिन हमारे बॉडी का टेम्परेचर जितना रहना चाहिए उतना ही है। यानी यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, 96 या 97 डिग्री सेल्सियस जो भी है, ये क्या करता है, ये सस्टेन रहता है, ये मेंटेन रहता है। यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट का अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो हमारे बॉडी का भी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे बॉडी का टेम्परेचर ऑलवेज मेंटेन रहता है, चाहे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर घट जाए, बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए। तो ये आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे जो मछली होती है, यानी जिनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन मीन्स क्या हो जाता है, यहाँ पे एक ही बार यहाँ पे ये लंग्स से होके जाती है। और यहाँ पे देखिए हमारे हार्ट से होके एक ही बार ब्लड पंप करता है। लेकिन हमारे केस में क्या है, यानी डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, एक बार ब्लड यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से दोबारा से ब्लड में आता है, फिर वहाँ मतलब जैसे लंग्स से एक बार ब्लड आता है हार्ट में, फिर से हार्ट से जाता है, मतलब हार्ट से एओर्टा के थ्रू, वेना केवा से थ्रू, फिर से यहाँ से हार्ट में आता है, फिर जो है वो फिर तब जाके लंग्स में जाता है। तो इस तरह से हमारे केस में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन, जबकि फिश के केस में क्या हो जाएगा, सिंगल सर्कुलेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको पढ़ना है ब्लड प्रेशर। तो अभी मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए प्रेशर एग्जर्टेड बाय ब्लड, यानी प्रेशर एग्जर्टेड बाय ब्लड ऑन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, हमारे ब्लड वेसल्स के वॉल्स पे जो भी प्रेशर एग्जर्ट होती है ब्लड के द्वारा, उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लड प्रेशर। अब देखिए यहाँ पे एक होता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो अब जब ब्लड जो है हमारे हमारे एट्रियम में आता है, जब हमारा ब्लड हमारे एट्रियम में आता है, वहाँ पे इंटर करता है, तो जो हमारा एट्रियम है वो क्या हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। और जब हमारा एट्रियम रिलैक्स होता है, यानी रिलैक्सेशन के दौरान क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होती है। लेकिन जब हमारा वो ब्लड जो है एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है, जब वो वेंट्रिकल में आता है तो हमारा वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है, ऐसे धक्का लगाता है, यानी कंट्रैक्ट करता है। जब वो कंट्रैक्ट करता है तभी हमारा ब्लड बाहर जाता है। तो यानी जब कंट्रैक्शन होगी तब कौन सा यहाँ पे प्रेशर लगेगा, सिस्टोलिक प्रेशर। तो यहाँ पे क्या हो गया, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी, प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब हमारे वेंट्रिकल में गया ब्लड तो वो क्या किया, कंट्रैक्ट किया, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी सिस्टोलिक प्रेशर। और जब ये हमारा प्रेशर, द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर मीन्स जब हमारे वेंट्रिकल में गया तो हमारा वेंट्रिकल क्या किया, रिलैक्स किया। तो यहाँ पे क्या है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन। यहाँ पे क्या होता है, कौन सा प्रेशर लगता है, डायस्टोलिक प्रेशर। तो इसको आप याद रखना, सिस्टोल, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। अब यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो ना कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो आप क्या याद रखना, सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन में, तो आप याद रखना यस सी, यानी यस फॉर सिस्टोल, सी फॉर कॉन्ट्रैक्शन। अब आपको इतना तो पता हो ही गया होगा कि कॉन्ट्रैक्शन किस में होगा, हमारे वेंट्रिकल में, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोलिक प्रेशर। अब देखिए यहाँ पे मेजर ब्लड, यानी हम ब्लड को मेजर किससे करते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर से मेजर करते हैं, ये आपको पता ही होगा। और यहाँ पे हाइपर टेंशन क्या होता है, जब हमारी बीपी यानी ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, हाइपर टेंशन। यानी यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम हाइपर टेंशन का नाम दे देते हैं यहाँ पे।
तो अब देखिए यहाँ पे आता फ्रेंड्स हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो एक बार आप देख लीजिए कुछ इस तरह से होता हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिम्फ फ्लूइड भी होते हैं, लिम्फ वेसल्स भी होते हैं, यहाँ पे जो आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे जो ऐसे छोटे छोटे से, ये उतना क्लियर नहीं हो पाया है, पर ये नोड लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, लिम्फ नोड। तो चलिए यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं, ये लिम्फ क्या वाला है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। तो देखिए जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसमें क्या क्या होता है, लिम्फ फ्लूइड होते हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ नोड होती हैं। अब फ्रेंड्स क्या होता है, और सॉरी हमारा लिम्फेटिक सिस्टम में क्या हो गया, लिम्फ फ्लूइड, लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड। अब हमारा लिम्फ क्या होता है, लिम्फ में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्यों बोलते हैं अभी मैं आपको बताती हूँ। एक बार देखिए ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, पेल येलोइश कलर होता है इसका, हैज प्रोटीन WBC, यानी इसमें प्रोटीन WBC भी होते हैं। इट फॉर्म्स ड्यू टू लीकेज ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम कैपिलरीज। तो अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये थोड़ा डिम हो गया, देखिए कुछ इस तरह से हमारी क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ पे हमारा ब्लड वेसल्स है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, हमारी टिश्यूज हैं, ये क्या है, टिश्यू हैं। तो क्या होता है, कभी कभी जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है हमारी कैपिलरीज से, तो यहाँ पे कुछ फ्लूइड जो है वो ऐसे करके यहाँ पे ब्लड वेसल से बाहर साइड में आ जाते हैं, हमारे टिश्यू रीजन में आ जाते हैं। यानी ब्लड वेसल से कहाँ जाते हैं, टिश्यू रीजन में आ जाते हैं। यानी इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी यहाँ से ये निकल के आए हैं, भाग के आए हैं, ये हम बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर। और इसका कलर क्या होता है, पेल येलोइश कलर होता है, और इसमें प्रोटीन और WBCs भी होते हैं। और ये मैंने आपको बता ही दिया, ये कब फॉर्म होते हैं, जब लीकेज हो जाती है हमारी कैपिलरीज की, यानी जब कैपिलरीज से थोड़ा बहुत लीकेज होता है तो ये हमारा जो फ्लूइड होता है वो हमारे यहाँ पे टिश्यू रीजन में आ जाता है, और इसको हम क्या नाम दे देते हैं, लिम्फ। अब ये लिम्फ जो है, लिम्फ इंटर्स इनटू द लिम्फ वेसल्स, टेक ब्लड इनटू वेन्स। अब फ्रेंड्स जो ये लिम्फ यहाँ पे जो यहाँ पे लीकेज हो गया इसका, तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम ये बोल देंगे चलो लगातार लीकेज होता रहे। अब ये जो लिम्फ यहाँ पे लीकेज हो गया है उसको हमको फिर से ब्लड तक पहुँचाना होगा। अब हम ये नहीं चाहते कि ये लिम्फ जो है ऐसे ही यहाँ पे लीकेज होता रहे इसका। अब मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारा लिम्फ है वो वापस से हमारे ब्लड में पहुँच जाए। तो अब इसको कौन ले जाएगा, इसको ले जाएगा हमारा लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो अब यहाँ पे देखिए ये फिगर देखिए, ये देखिए हमारा ब्लड हो गया, अब यहाँ से ये हमारी कैपिलरीज हो गई, ये हो गई हमारी कैपिलरीज। और हमारी कैपिलरीज से यहाँ से देखिए कुछ फ्लूइड जो है वो सिक्रीट हो रहा, इसको हम क्या नाम दे दिए, यहाँ पे जो फ्लूइड सिक्रीट होगा उसको लिम्फ बोल देंगे। और ये जो कैपिलरीज यहाँ पे दिख रही है इसको हम क्या बोल देंगे, लिम्फेटिक कैपिलरीज बोल देंगे। और यहाँ से हमारी जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है वो लिम्फ को लेके इस तरह से जाएगी। अब देखिए ये इस तरह से लेके जाएगी, यहाँ इसको क्या मिलेगा रास्ते में, लिम्फ नोड। अब ये लिम्फ नोड करता क्या है फ्रेंड, जो हमारा लिम्फ नोड है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, WBC। अब अगर मान लीजिए हमारे उस लिम्फ में कोई पैथोजन है, कोई वायरस बैक्टीरिया कुछ भी है, तो उसको ऐसा है नहीं कि हमारे ब्लड में उसको भेज दिया जाएगा, यहाँ पे हमारी WBC बैठी रहती है। जैसे ही पैथोजन आता है ये WBC उसको क्या कर देती है, किल कर देती है। तो हमारे लिम्फ नोड में क्या होता है, WBC होता है जो कि पैथोजन को किल करता है। उसके बाद जो हमारा लिम्फ होता है वो फर्दर यहाँ पे हमारे आर्टरीज वेन्स में इस तरह से भेज दी जाती है। उसके बाद ये वापस हमारे हार्ट में चला जाता है और हार्ट के द्वारा ये ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फंक्शन ऑफ लिम्स, यानी लिम्स के फंक्शन क्या होते हैं मैंने आपको बता ही दिया। वैसे फ्लूइड बैलेंस, यानी ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, यानी वही मैंने आपको बताया जब फ्लूइड बाहर आ जाता है कैपिलरी से उसको वापस से ब्लड में भेजना, यानी फ्लूइड को मेंटेन करना, उसको बैलेंस बना के रखना। फैट ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ट्रांसपोर्ट टू ब्लड स्ट्रीम, यानी हमारे इंटेस्टाइन से फैट को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, लिम्फ का। इम्यून सिस्टम ये कैसे हेल्प करता है, अभी मैंने आपको बताया, जो ट्रांसपोर्ट यानी जो फॉरेन मटेरियल होते हैं, जैसे पैथोजन हो गए हमारे, तो वो हमारे लिए फॉरेन मटेरियल होते हैं, तो उसको भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। और नोट्स फॉर डिस्पोजल, जब ये ट्रांसपोर्ट करता है तो रास्ते में क्या होते हैं, नोट्स होते हैं, और इन नोट्स में क्या होता है, WBC। और ये जो WBC होते हैं ये पैथोजन को मार के खा जाते हैं। उसके बाद जो हमारा लिम्फ होता है उसको दोबारा से ब्लड में भेज दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे डिफरेंस पढ़ना है लिम्फ और
ब्लड में। तो ये क्या है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, तो उसको आप सुधार लीजिएगा। एक सेकेंड, यहाँ जो मैंने आपको बताया जो हमारा लिम्फ होता है वो येलोइश कलर में नहीं होता, ये कलरलेस होता है, यानी इसमें कोई कलर होता ही नहीं है। फ्रेंड्स ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो कोई बात नहीं, आप इसको सही कर लेना। देखिए जो हमारा लिम्फ होता है, लिम्फ क्या होता है, ये कलरलेस फ्लूइड होता है, जबकि जो हमारा ब्लड होता है वो रेडिश कलर होता है। जो हमारा लिम्फ होता है पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारा ब्लड होता है वो पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इट हेल्प इन बॉडी डिफेंस एंड इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम एसोसिएटेड विद द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, वेस्ट प्रोडक्ट। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हमारे बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है और हमारे इम्यून सिस्टम में भी हेल्प करता है। लेकिन ये क्या करता है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, इन सबका क्या करता है, इन सबसे ये रिलेटेड होता है, इन सबका जो है ट्रांसपोर्ट करता है। इट कंटेन प्लाज्मा एंड लिम्फोसाइट, इसमें प्लाज्मा और लिम्फोसाइट होता है, जबकि इसमें क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब कुछ होते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा लिम्फ होता है वो क्या होता है, कैरीज लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या करता है, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है और डाइजेस्टेड फूड को भी। लेकिन जो हमारा ब्लड होता है वो क्या करता है, कैरी मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है और डाइजेस्टिव फूड को भी। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम टिश्यू सेल टू ब्लड, यानी हमारे टिश्यू सेल से ब्लड में ये न्यूट्रिएंट को जो है ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स। मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया, इसलिए मैं इतना फास्ट इसको पढ़ रही हूँ। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर, यानी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुँचाने के लिए ये जो है इसका यूज होता है। लेकिन हमारे टिश्यू सेल से ब्लड तक पहुँचाने के लिए लिम्फेटिक वेसल्स का काम यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे फ्लो ऑफ लिम्फ इज स्लो, यानी लिम्फ जो होता है इसका फ्लो जो होता है वो स्लो होता है, जबकि जो हमारा फ्लो ऑफ ब्लड होता है वो फास्ट होता है। और यहाँ पे ये जो हमारा फ्लूइड होता है वो क्लॉट स्लोली, ये बहुत ही धीरे क्लॉट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेस फाइब्रिनोजन, यानी यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में फाइब्रिनोजन होता है, जबकि यहाँ पे फाइब्रिनोजन अच्छे खासे मात्रा में प्रेजेंट होता है, मोर अमाउंट, इसलिए क्विकली जो है ये क्लॉट कर जाता है हमारा ब्लड। अब यहाँ पे मूवमेंट ऑफ लिम्फ इज इन एंड सिंगल डायरेक्शन, अभी मैंने आपको बताया वो यहाँ कैपिलरी से जो है वो आया यहाँ पे लिम्फेटिक कैपिलरीज में, वहाँ से गया फिर हमारे ब्लड में मिक्स हो गया, तो यहाँ पे कोई डबल डायरेक्शन तो है नहीं। लेकिन हमारा जो मूवमेंट ऑफ ब्लड होता है इसमें क्या होता है, यहाँ पे बोथ डायरेक्शन है, मतलब बोथ टुवर्ड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड टुवर्ड द हार्ट, यानी हार्ट के तरफ भी जाता है और हार्ट से दूर भी जाता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, अदरवाइज लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो ये जो है इसको अच्छे से डिस्कस करना जरूरी था, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट माना जाता है जो हमारा हार्ट होता है। फ्रेंड्स ये इजीली समझ में भी नहीं आता, बहुत कन्फ्यूजन भी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको इतना आराम से पढ़ाया। पर आप टेंशन मत लेना, मैं आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगी, कोई भी चैप्टर नहीं बचेगा। और देखिए 11th में हमने क्या किया है, वहाँ पे हमने चैप्टर के साथ साथ में बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आपको आइडिया मिल गया होगा। आप ये मत सोचना वहाँ पे जो क्वेश्चन है वो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ही क्वेश्चन है मोस्टली, लेकिन एक बार वहाँ अगर जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे पहले जिस चैप्टर का क्वेश्चन हम नहीं किए हैं उसको करेंगे, यानी सबसे पहले हमारा 10th का जो है उसको कवर करेंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है 11th में हमने मोस्टली किए हुए हैं चैप्टर के साथ साथ में। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे फिजिक्स वाले में अभी हम न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं किए हैं, तो उसमें ज़रूरी है फ्रेंड्स न्यूमेरिकल करना ज़्यादा से ज़्यादा। जबकि हमारा जो बायोलॉजी पार्ट में है तो इसमें तो 10th वाला करना है, और केमिस्ट्री में केवल 2 चैप्टर हैं ऐसे जिसमें करना है न्यूमेरिकल, और 2 चैप्टर बचे भी हैं हमें पढ़ने को। तो आप टेंशन मत लेना, सब कुछ कवर हो जाएगा, चिल मार के पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।